नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गबन उपन्यास का 15वां अध्याय। लेखक मुंशी प्रेमचंद। रमानाथ की चाय की दुकान खुल तो गई, पर केवल खुलती थी रात को, दिन भर बंद रहती थी। रात को भी अधिकतर देवी दिन ही दुकान पर बैठता, पर बिक्री अच्छी हो जाती थी। पहले ही दिन 3 रुपए के पैसे आए, दूसरे दिन से 4-5 रुपए का औसत पड़ने लगा। चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी, जो एक बार पी लेता फिर वही आता। रमानाथ ने मनोरंजन की भी कुछ सामग्री जमा कर दी। कुछ रुपए भी जमा हो गए तो उसने एक सुंदर मेज भी ले ली। चिराग जलने के बाद साग भाजी की बिक्री ज्यादा ना होती थी। वह उन टोकरों को उठाकर अंदर रख लेता और बरामदे में मेज लगा देता। उस पर ताश के सेट रख देता। 2 दैनिक पत्र भी मंगाने लगा। दुकान चल निकली। उन्हीं 3-4 घंटों में 6-7 रुपए आ जाते और सब खर्च निकालकर 3-4 रुपए बच भी जाते। इन 4 महीनों की तपस्या ने रमानाथ की भोग लालसा को और भी प्रचंड कर दिया। जब तक हाथ में रुपए न थे, मजबूर था। रुपए आते ही सैर सपाटे की धुन सवार हो गई। सिनेमा की याद भी आई। रोज के व्यापार की मामूली चीजें जिन्हें अब तक टालता आता था, वह अबाध रूप से आने लगी। देवी दिन के लिए वह एक सुंदर रेशमी चादर लाया। जग्गों के सिर में पीड़ा रहती थी। एक दिन सुगंधित तेल की 2 शीशियां लाकर उसे दे दी। दोनों निहाल हो गए। अब बुढ़िया कभी अपने सिर पर बोझ लाती तो उसे डांटता, काकी अब तो मैं 4 पैसे कमाने लगा हूँ, अब तू क्यों जान देती है? अगर फिर तेरे सिर पर टोकरी देखी तो दुकान से उठाकर फेंक दूंगा और फिर मुझे जो चाहे सजा देना। बुढ़िया बेटे की डांट सुनकर गदगद हो जाती। मंडी से भोज लाती तो पहले चुपके से देखती रमानाथ दुकान पर तो नहीं है। अगर वह बैठा होता तो किसी कुली को 1-2 पैसे देकर उसके सिर पर रख देती। वह ना होता तो लपकी हुई आती और जल्दी से बोझ उतारकर शांत बैठ जाती, जिससे रमानाथ भाप ना सके। रमानाथ सड़क पर आया तो उसका साहस हिम की भांति पिघलने लगा। उसे पग पग पर शंका होती थी कि कोई कांस्टेबल ना आ रहा हो। उसे विश्वास था कि पुलिस का एक एक चौकीदार भी उसका हुलिया पहचानता है और उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही लोग उसे पहचान लेंगे। इसलिए वह सिर झुका के चलने लगा। सहसा उसे ख्याल आया कि गुप्त पुलिस वाले तो सादे कपड़े में इधर उधर घूमते हैं। कौन जाने कोई मेरे बगल में जो जा रहा हो वो जासूस हो। वो यूं सिर झुकाकर चलने से तो संदेह और हो जाएगा। मोटरों की इस रेल पेल में सिर झुकाकर चलना मौत को न्योता देना है। पार्क में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो कर सकता है, या यहाँ तो सामने देखना चाहिए, लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरी तरफ क्यों ताक रहा है? कहीं कोई खुफिया तो नहीं है? उसका साथ छोड़ने के लिए वह एक तंबोली की दुकान पर पान खाने लगा। वह आदमी आगे निकल गया। रमानाथ ने आराम की लंबी सांस ली। अब उसने सिर उठा लिया और दिल को मजबूत करके चलने लगा। उस वक्त ट्राम का भी कहीं पर पता ना था, नहीं तो उस पर ही बैठ लेता। थोड़ी ही दूर चला था कि 3 कांस्टेबल आते दिखाई दिए। रमानाथ ने सड़क छोड़ दी और पटरी पर चलने लगा। खामखा सांप के बिल में उंगली कौन डालता? दुर्भाग्य की बात, तीनों कांस्टेबलों ने भी सड़क छोड़कर वही पटरी ले ली। मोटरों के आने जाने से बार बार इधर उधर दौड़ना पड़ता था। रमानाथ का कलेजा धक धक करने लगा। दूसरी पटरी पर जाना तो संदेह की ओर बढ़ा देगा। कोई ऐसी गली नहीं जिसमें घुस जाऊं। अब तो बस सब के सब बहुत समीप आ गए। क्या बात है, सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैंने बड़ी हिमाकत की थी कि यह पगड़ बांध लिया, और बंधी भी कितनी बेतुकी। एक टीले सा ऊपर उठ गया है। यह पगड़ी आज मुझे पकड़वाएगी। बांधी थी कि इससे सूरत बदल जाएगी। यह उल्टे और तमाशा बन गई। हाँ, तीनों मेरी ओर ही ताक रहे हैं, आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। रमानाथ को ऐसा जान पड़ा पैरों में शक्ति नहीं है। शायद सब मन में मेरा हुलिया मिला रहे हो। अब नहीं बच सकता। घर वालों को मेरे पकड़े जाने की खबर मिलेगी तो वे कितने लज्जित होंगे। जालपा तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। 5 साल से कम सजा ना होगी। आज इस जीवन का अंत है। इस कल्पना ने उसके ऊपर कुछ ऐसा आतंक जमाया कि उसके औसान जाते रहे। जब सिपाहियों का दल समीप आ गया तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसा विकृत हो गया कि उसकी आंखें ऐसी सशंक हो गई कि अपनों को आंखों के से बचाने के लिए वह कुछ इस तरह दूसरे आदमियों की आड़ खोलने लगा कि मामूली आदमी को भी उस पर संदेह होना स्वाभाविक था। और फिर वे तो पुलिस वाले थे। एक ने उसके साथी से कहा, ये कहीं मन्नई चोर तो नहीं है? कस चोरन की नई ताकत है। कुछ संदेह हमहू लागत है इस पर। तीसरा आदमी मुसलमान था। उसने रमानाथ को ललकारा, ओ जी, ओ पगड़ी, जरा इधर आना। तुम्हारा नाम क्या है? नाम पूछकर क्या करोगे? मैं क्या चोर हूँ? चोर नहीं, तुम साधु हो। नाम क्यों नहीं बताते? रमानाथ ने एक क्षण
आगा पीछा ना करा, बोलता है हीरालाल। घर कहाँ है? घर शाहजहांपुर। कौन मोहल्ला? रमानाथ शाहजहांपुर ना गया था, ना कोई कल्पित नाम ही उसे याद आया कि बता दे। दुस्साहस के साथ बोला, तुम तो मेरा हुलिया दे लिख रहे हो। अजी, तुम्हारा हुलिया पहले से ही लिखा हुआ है। नाम झूठ बताया, पहचान झूठ बताई, मोहल्ला पूछा तो बगले झांकने लगे। महीनों से तुम्हारी तलाश हो रही है, अब जाकर मिले हो, चलो थाने पर। यह कहते हुए उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया। रमानाथ ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, वारंट लाओ तब चले। क्या मुझे देहाती समझ लिया है? कांस्टेबल ने सिपाही से कहा, पकड़ लो जी इनका हाथ, वहीं थाने पर वारंट दिखाया जाएगा। शहरों में ऐसी घटनाएं मदारियों के तमाशों से भी ज्यादा मनोरंजक होती हैं। सैकड़ों आदमी जमा हो गए। देवी दीन इस समय अफीम लेकर लौटा आ रहा था। इस जमाव को देखकर वह भी आ गया। देखा कि 3-3 कांस्टेबल रमानाथ को घसीटते लिए जा रहे। आगे बढ़कर बोला, हैं जमादार, क्या करते हो? यह पंडित जी तो हमारे मेहमान है, इन्हें कहाँ पकड़ लिए जाते हो? तुम्हारे मेहमान है? देवी दीन से वे तीनों परिचित थे। देवी दीन ने मन में हिसाब लगाकर कहा, 4 महीने से कुछ बेसी हुए हैं, मुझे प्रयाग में मिले थे, रहने वाले भी वहीं के हैं, मेरे साथी तो आए हैं। इनका नाम क्या है? मुसलमान सिपाही ने मन में प्रसन्न होकर कहा, न क्यों नाम इन्होंने न बताया? जान पर आता तुम मिले हो, नाम काहे नहीं बतावत हो इनका? देवी दीन ने आधारहीन साहस के भाव से कहा, मुझे रौब ना जमाना पांडे, समझे? यहाँ धमकियां नहीं आने की काम। मुसलमान सिपाही ने मध्यस्थ होकर कहा, बूढ़े बाबा तुम तो खामा खा बिगड़ रहे हो, इसका नाम क्यों नहीं बतलाते? देवी दीन ने कातर नेत्रों से रमानाथ की ओर देखकर कहा, हम लोग तो रमानाथ कहते हैं, असली नाम यही है या कुछ और, यह हम ना जानत है। बोलो पंडित जी, क्या नाम है तुम्हारा? रमानाथ या हीरालाल, या दोनों, एक घर का या एक ससुराल का? तीसरे सिपाही ने दर्शकों को संबोधित करके कहा, नाम है रमानाथ, बतावत है हीरालाल, सबूत हो जाकर। दर्शकों में कानाफूसी होने लगी। साफ है, नाम और पता दोनों गलत बता दिया। एक मारवाड़ी सज्जन बोले, उचक्का है। एक मौलवी साहब ने कहा, कोई इश्तिहारी मुलजिम है। जनता को अपने साथ देखकर सिपाहियों को और जोर हो गया। रमानाथ को भी अब उनसे के साथ चुपचाप चला जाने में ही कुशलता दिखाई दी। इस तरह सर झुका लिया मानो उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं हो, उस पर लाठी पड़ती है या तलवार। इतना अपमानित वह कभी ना हुआ था। जेल की कठोरतम यातना भी इतनी ग्लानि न उत्पन्न करती। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। दर्शकों की भीड़ बहुत कम होगी। रमानाथ ने एक बार उनकी ओर लज्जित आशा के भाव से ताका। देवी दीन का पता ना था। रमानाथ के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। इस विपत्ति में क्या वह सहारा भी हाथ से निकल गया? पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय एक बड़ी मेज के सामने 4 आदमी बैठे हुए थे। एक दरोगा, गोरे से शौकीन, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी कोमलता की झलकती। उनकी बगल में नायाब दरोगा थे, वह सिख थे, हसमुख, सजीवता के पुतले। मेज की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़, सांवला, लंबा आदमी था, कौड़ी की सी आंखें, फूले हुए गाल और ठिगना कद। डिप्टी सुपरिटेंडेंट लंबा छरारा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। उसकी लंबी नाक और ऊंचा मस्तक उसकी कुलीनता के साक्षी थे। डिप्टी ने सिगार का कश लेकर कहा, बाहरी गवाहों से काम नहीं चल सकेगा, इनमें से किसी को अप्रूवर बनाना होगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों ने कोई बात उठा तो नहीं रखी है? सभी तरह के लालच देकर आ गए। सभी ने ऐसी गुटबाजी कर रखी है कि बाहर का गवाह बनना ही नहीं चाहता। डिप्टी, अरे उस मारवाड़ी को फिर अजमाना होगा, उसके बाप को बुलाइए, खूब धमकाइए, शायद कुछ दबाव पड़े। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ आज सुबह से 3 लोग यही कर रहे हैं। बेचारा बाप के पैरों पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी ना होता है। कुछ देर तक चारों आदमी विचार में मग्न बैठे रहे। अंत में डिप्टी ने निराशा के भाव से कहा, मुकदमा नहीं चलने सकता, मुफ्त का बदनामी हुआ। इंस्पेक्टर, 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए, शायद कोई टूट जाए। यह निश्चय करके दोनों आदमी यहाँ से रवाना हुए। छोटे दरोगा ने भी उनके साथ ही चले गए। दरोगा जी ने हुक्का मंगवाया कि सहसा एक मुसलमान सिपाही ने आकर कहा, दरोगा जी लाइए, कुछ इनाम दिलवाइए। एक मुलजिम को शुबह पर गिरफ्तार किया है, इलाहाबाद का रहने वाला है, नाम है रमानाथ। पहले नाम और सुकूनत दोनों गलत बतलाई। देवी दीन खटिक जो नुक्कड़ पर रहता है उसी के यहाँ ठहरा है, जरा डांट बताइएगा तो सब कुछ उगल देगा। अरे देवी दीन वही है ना जिसके दोनों लड़के? दरोगा ने कहा, जी हाँ वही। इतने में रमानाथ भी दरोगा के सामने हाजिर किया गया। दरोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो मन में उसका हुलिया मिला रहे हो। तब कठोर दृष्टि देखकर बोले, अच्छा यह इलाहाबाद का रमानाथ है, खूब मिले भाई, 6 महीने से परेशान कर रहे हो। कैसा साफ हुलिया है कि अंधा भी पहचान ले। यहाँ कब से आए हो? कांस्टेबल ने रमानाथ को
परामर्श किया, सब हाल सच सच कह दो तो तुम्हारे साथ कोई सख्ती ना की जाएगी। रमानाथ ने प्रसन्नचित बनने की चेष्टा करके कहा, अब तो आपके हाथ में हूँ, रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी में नौकर था, हिमाकत कहिए या बदनसीबी, चुंगी के 400 रुपये मुझसे खर्च हो गए। मैं वक्त पर रुपया जमा न कर सका, शर्म के मारे घर के आदमियों से कुछ ना कहा, नहीं तो इतने रुपये का इंतजाम हो जाना कोई मुश्किल काम न था। जब बस कुछ ना चला वहाँ से भागकर यहीं चला आया, इसमें एक हरफ भी गलत नहीं है। दरोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला संगीन है, क्या कुछ शराब का चस्का पड़ गया? कसम ले लीजिए जो कभी शराब मुझसे निकाल रही हो तो मोहब्बत के बाजार में लुट गए होंगे जी। अरे मुझे तो फाके मस्तों के वहाँ कहाँ गुजर है। दरोगा, तो क्या जुआ खेल डाला या बीवी के जेवर बनवा डाले? रामानाथ छेप कर रह गया। अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दरोगा, अच्छी बात है, तुम यहाँ भी खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवीदीन आकर खड़ा हो गया। दरोगा ने कठोर स्वर में कहा, क्या काम है? देवीदीन, हुजूर को सलाम करने चला आया, इन बेचारे पे दया नजर करे हुजूर, बड़े बेचारे सीधे आदमी हैं। दरोगा, बच्चा सरकारी मुजरिम के घर में ना सर छिपाते हैं, उस पर सिफारिश करने आए हो? मैं सिफारिश क्या करूंगा हुजूर, 2 कौड़ी का आदमी। जानता हूँ, इन पर वारंट है, सरकारी रुपए गबन किए हैं। हुजूर भूल चूक हो गई, जवानी की उम्र खर्च हो गए। यह कहते हुए देवीदीन ने 5 गिन्नियां कमर से निकालकर मेज पर रख दी। दरोगा ने तड़प कर कहा, यह क्या है? कुछ नहीं हुजूर, पान खाने को है। रिश्वत देना चाहता है? कहो तो बच्चा इस इल्जाम में जेल भेज दूं। भेज दीजिए सरकार, लड़की घर वाली लकड़ी कफन की फिक्र से छूट जाएगी, वही बैठी आपको दुआएं दूंगा। दरोगा, जब अभी इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिन्नियां लाकर सामने रखो, जानते हैं ना गिरफ्तारी के ऊपर 500 रुपये इनाम है। देवीदीन, आप लोगों के लिए इतना इनाम क्या है, यह गरीब परदेसी आदमी है, जब तक जिएंगे आपको याद करेंगे। दरोगा, बकबक मत कर, यहाँ धर्म कमाने नहीं आया हूँ, बहुत तंग हूँ हजूर, दुकानदारी तो नाम की है। अरे जाकर बुढ़िया से मांग, कमाने वाला तो मैं हूँ भैया, लड़कों का हाल जानते हो, तन पेट काट कर कुछ रुपए जमा कर रखे थे, सो अभी 7 धाम किए चला आया हूँ, बहुत तंग हूँ। दरोगा, तो गिनिया उठा लो और इसे बाहर निकाल दो जी। आपका हुक्म तो लिए जाता हूँ, धक्के क्यों दिलवाइएगा? दरोगा, इन्हें हिरासत में रखो, मुंशी से कहो इनका बयान लिख ले। देवीदीन ने होठ आवेश में कांप रहे थे, उसके चेहरे पर इतनी व्यग्रता रमानाथ ने नहीं देखी थी, जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले के कौवे में घुसते देखकर विहल उठी। तब 1 मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे फिरा और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपका हुआ सड़क पर चला गया, मगर एक ही पल में फिर लौटा। दरोगा से बोला, हुजूर 2 घंटे की मोहलत न दीजिएगा? रमानाथ अभी वहीं खड़ा था, उसकी यह ममता देखकर रो पड़ा। बोला, दादा अब तुम हैरान ना हो, मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होने दो। मेरे पिता भी यहाँ होते तो इससे ज्यादा और क्या करते, मैं मरते दम तक तुम्हारा उपकार ना भूलूंगा। देवीदीन ने आंखें पोंछते हुए कहा, कैसी बातें करते हो भैया, जब रुपयों पर आई तो देवीदीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। इतने रुपए तो एक दिन में जुए में हार जीतता था, अभी घर बेच दूं तो 10,000 की मलियत है, क्या सिर पर लाद कर ले जाऊंगा? दरोगा जी भी भैया को हिरासत में ना भेजो, मैं रुपए की फिक्र करके आता हूँ। देवीदीन चला गया तो दरोगा जी ने सहृदयता से कहा, है तो खुर्राट मगर बड़ा नहीं, कौन सी बूटी सुंगा दी तुमने? गरीबों पर सभी को रहम आता है, रमानाथ ने कहा। दरोगा ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस को छोड़कर इतना और कहिए, मुझे तो यकीन नहीं है 50 गिन्नियां लाए, और अगर लाए भी तो उससे इतना बड़ा तावान नहीं दिलाना चाहते, आप मुझे शौक से हिरासत में ले लें। दरोगा, मुझे 500 के बदले 650 मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ूं? तुम्हारी गिरफ्तारी का इनाम मेरे सिर दूसरे भाई को मिल जाए तो क्या बुराई है? रमानाथ, जब तुम चक्की से पीसना नहीं चाहते, जितनी जल्द पीस लूँ उतना अच्छा। मैंने समझा था कि मैं पुलिस की नज़रों से बचकर रह सकता हूँ, अब जब मालूम हुआ कि ये बेकली और आठों पैर पकड़ना खौफ है तो मैं जेल जाने से डरता नहीं। दरोगा को एकाएक जैसे कोई भूली बात याद आई। मेज की दराज से एक मिसल निकाली और पन्ने इधर उधर उल्टे। नम्रता से बोले, अगर मैं कोई ऐसी तरकीब बतलाऊं कि देवीदीन के रुपए भी बच जाएं और तुम्हारे ऊपर हरफ ना आए तो कैसा? रमानाथ ने अविश्वास के भाव से कहा, है कोई तरकीब? मुझे तो आशा नहीं। अरे आईजी साहब का खेल है, इसका इंतजाम मैं किया देता हूँ, आपको महज एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। झूठी शहादत? नहीं जी, बिल्कुल सच्ची, बस समझ लो कि आदमी बन जाओगे, म्यूनिसिपालिटी के पंजे से तो छूट ही जाओगे, शायद सरकार परवरिश करे। यूं अगर चालान हो गया तो 5 साल से कम की सजा ना होगी। मान लो इस वक्त देवी तुम्हें बचा भी ले तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम अपना नफा नुकसान खुद समझ लो, मैं जबरदस्ती नहीं करता। दरोगा जी ने डकैती का वृतांत कह सुनाया। रमानाथ ने ऐसे कई मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़े थे। संशय के भाव से बोला, तो मुझे मुखबिर बनना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि मैं भी इन डकैतियों में शरीक था, यह तो झूठी शहादत हुई।
दरोगा, मामला बिल्कुल सच्चा है, आप बेगुनाहों को ना फंसाएंगे, वही लोग जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए, फिर झूठ कहाँ है? डाकुओं के डर के से यहाँ के लोग शहादत देने पर राजी नहीं होते, बस और कोई बात नहीं। यह मैं मानता हूँ कि आपको कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बनी जा रही है, इसके लिहाज से तो इतना झूठ कोई चीज़ नहीं। खूब सोच लीजिए, शाम तक जवाब दीजिएगा। रमानाथ के मन में बात बैठ गई। अगर एक बार झूठ बोलकर वह अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य भी सुधार ले तो पूछना ही क्या है, जेल से तो बच जाएगा। इसमें बहुत आगे पूछा सोचने की जरूरत ना थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए। उस पर फिर म्यूनिसिपालिटी का अभियोग नहीं चलेगा और कोई अच्छी जगह मिल जाएगी सो अलग। जानता था पुलिस को गरज है और वह मेरी कोई वाजिब शर्त अस्वीकार न करेगी। इस तरह बोला मानो उसकी आत्मा धर्म और अधर्म में संकट पड़ी हुई है। बस मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाही से बेगुनाह लोग ना फंस जाएं। दरोगा, इसका मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ। रमानाथ, लेकिन कल को म्यूनिसिपालिटी मेरी गर्दन नापे तो? मजाल है म्यूनिसिपालिटी चू कर सके। फौजदारी के मुकदमे में मुद्दई सरकार की ही होगी। जब सरकार आपको माफ कर देगी तो कैसा मुकदमा, और फिर हम आपको माफीनामा लिखित देंगे और नौकरी वह सरकार आपका इंतजाम करेगी। ऐसे आदमियों को सरकार खुद अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है, मगर आपकी शहादत बढ़िया हुई उस फरीक में, उस पक्ष की जिरहों के जाल से आप निकल जाएंगे और फिर आप पारस हो जाएंगे। दरोगा जी ने उसी वक्त मोटर मंगवाई और रमानाथ को साथ लेकर डिप्टी साहब से मिलने चल दिए। इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने में विलंब क्यों करते? डिप्टी से एकांत में खूब बड़ाई हाकी। इस आदमी का यूं पता लगाया, उसकी देर सूरत देखते ही आप भाग जाएंगे कि मफरूर है, बस गिरफ्तार ही तो कर लिया है। बात 16 आने सच निकली। निगाह कहीं चूक सकती है। हुजूर मुजरिम की आंखें पहचानता हूँ, इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी म्यूनिसिपालिटी के रुपए गबन करके भागा है। इस मामले में शहादत देने को तैयार है। आदमी पढ़ा लिखा है, सूरत का शरीफ है और जहीन भी है। डिप्टी ने संदिग्ध भाव से कहा, हाँ आदमी तो होशियार मालूम होता है, मगर माफीनामा लिए बगैर इसे एतबार ना होगा। कहीं इसे कुछ शुबा हुआ कि हम लोग इसके साथ कोई चाल चल रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। डिप्टी, वह तो होगा ही, गवर्नमेंट में इसके बारे में बात करना होगा। आप टेलीफोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछिए इस आदमी पर कैसा मुकदमा है। यह सब तो गवर्नमेंट को बताना होगा। दरोगा ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, नंबर मिलाया और बातचीत शुरू हुई। डिप्टी, क्या बोला? दरोगा कहता है यहाँ इस नाम के किसी आदमी पर मुकदमा नहीं है। कैसा आदमी है कुछ समझ में नहीं आता, इसे तो नाम तो नहीं बदल दिया? दरोगा कहता है म्यूनिसिपैलिटी में किसी ने रुपए गबन नहीं किए, कोई मामला ही नहीं है। ताज्जुब की बात है, आदमी बोलते हैं हम रुपया लेकर भागा, म्यूनिसिपैलिटी बोलता है कोई गबन नहीं है। आदमी पागल तो नहीं है? दरोगा, मेरी समझ में कोई बात नहीं आती। अगर कह दे कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है तो फिर उसकी गर्द भी ना मिलेगी। अच्छा, म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर से पूछिए। दरोगा ने फिर नंबर मिलाया। जब सवाल जवाब होने लगा। दरोगा, आपके यहाँ रमानाथ कोई क्लर्क था? जवाब, जी हाँ था। उसने कुछ रुपए गबन करके भागा है? जी नहीं, वह घर से भागा है पर गबन नहीं किया। क्या वह आपके यहाँ है? जी हाँ, उसे गिरफ्तार किया है। वह खुद कहता है कि मैंने रुपए गबन किया। बात क्या है? जवाब, पुलिस तो लाल बुझक्कड़ है, जरा दिमाग लड़ाइए। यहाँ तो अकल काम नहीं करती। जवाब, यही क्या, कहीं भी काम नहीं करती। सुनिए, रमानाथ ने गणना लगाने में गलती की, डर कर भागा। बाद को मालूम हुआ कि खाते में कोई कमी ना थी। आई समझ में बात? डिप्टी, अब क्या करे खां साहब, चिड़िया हाथ से निकल जाएगी। दरोगा, निकल कैसे जाएगी हुजूर? रमानाथ से ये बात कही ही क्यों जाए? बस उसे किसी ऐसे आदमी से मिलना न दिया जाए जो बाहर की खबरें पहुंचा सके। घर वालों को उसका पता लग जाएगा तो कोई ना कोई जरूर आएगा। किसी को ना आने दे। तहरीर में कोई बात ना लाई जाए, जवाबी इत्मीनान दिला दिया जाए। कह दिया जाए कमिश्नर साहब के को माफीनामे के लिए रिपोर्ट की गई है। इंस्पेक्टर साहब से भी राय ले ली जाए। इधर तो ये लोग सुप्रिंटेंडेंट को परामर्श दे रहे थे, उधर 1 घंटे में देवी दिन लौटकर थाने आया। दरोगा जी तो साहब के पास गए, इस कांस्टेबल ने कहा। देवी दिन ने घबरा कर कहा, बाबूजी को हिरासत में डाल दिया? नहीं नहीं, उन्हें साथ ले गए हैं। देवी दिन ने सिर पीट कर कहा, पुलिस वालों की बात पर कोई भरोसा नहीं। कह गया था ना 1 घंटे में रुपए लेकर आता हूँ, मगर इतना भी सब्र न हुआ। सरकार से 500 ही तो मिलेंगे, मैं तो 600 देने को तैयार हूँ। हाँ, सरकार में कारगुजारी हो जाएगी और क्या, वहीं से उन्हें कारागार या प्रयागराज भेज देंगे। मुझसे भेंट ना हो गई बुढ़िया तो रो रो मर जाएगी। कहता हुआ देवी दिन वहीं जमीन पर बैठ गया। कांस्टेबल, तो यहाँ कब तक बैठे रहोगे? देवी दिन ने मानो कोड़े की काट से आहत होकर कहा, अब तो दरोगा जी से 2-2 बातें करके ही जाऊंगा। चाहे जेल में जाऊं पर फटकारूंगा जरूर, बुरी तरह फटकारूंगा। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे हैं। क्या भगवान की से जरा भी नहीं डरते?
तुमने बाबूजी को जाते देखा था? बहुत संजीदा थे। रंजीदा तो नहीं थे, खाली हंस रहे थे। दोनों जने मोटर में बैठ कर गए। हंस क्या रहे होंगे बेचारे, मुंह से चाहे हंस रहे, दिल तो रोता होगा। देवी दिन को यहाँ घर बैठे 1 घंटा भी ना हो कि सहसा जग्गू आ खड़ी। देवी दिन को द्वार पर बैठे देखकर बोली, तुम यहाँ क्या करने लगे? भैया कहाँ हैं? भैया को ले गए हैं सुपरिटेंडेंट के पास। ना जाने भेंट होती है कि ऊपर ही ऊपर प्रयागराज भेज दिए जाते हैं। जग्गू, दरोगा जी भी बड़े हुए हैं, कहा तो था इतना लेंगे, कहाँ लेकर चल दिए? इसलिए तो बैठा हूँ, आए तो दो बात कर लो। जग्गू, हाँ फटकारना जरूर, जो अपनी बात का नहीं तो वह अपने बाप का क्या होगा? मैं तो खरी कहूँगी, मेरा क्या कर लेगा? देवी दिन, दुकान पर कौन है? बंद कर आई हूँ, अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं है, सवेरे से वैसे ही है। जाए वह तमाशा, उसी के टिकट लेने तो जाते थे, घर से ना निकलते थे, काहे को यह भला सिर पड़ती? और जो इधर पराग भेज दिया तो चिट्ठी आएगी, चलकर वहीं देख लेंगे। देवी दिन, सजा हो जाएगी, रुपए जमा कर देंगे, तब काहे होगी? सरकार अपने रुपए तो ले लेगी। अरे नहीं पगली, ऐसा ना होता है, चोर माल लौटा दे पर छोड़ा नहीं जाएगा। जग्गू ने परिस्थिति को कठोरता अनुभव करके कहा, दरोगा जी। वह अभी बात पूरी भी ना कर पाई थी कि दरोगा जी की मोटर सामने आ पहुंची। इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमानाथ इन दोनों को देखते ही मोटर से उतर कर आया और प्रसन्न मुख से बोला, तुम यहाँ देर से बैठे हो क्या दादा? आओ कमरे में चलो। अम्मा तुम कब आई? दरोगा जी ने विनोद करके कहा, कहो चौधरी, लाए रुपए? जब कह गया था मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तो आपको मेरी राह देखनी चाहिए थी ना। लीजिए रुपए। खोद कर निकाले हैं क्या? आपके अखबार से 1500 अभी ऊपर ही निकल सकते हैं, जमीन खोदने की जरूरत नहीं। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपए चुका कर आता हूँ। यह जो इंस्पेक्टर साहब थे ना, पहले इसी थाने में थे। दरोगा, तो भाई अपने रुपए ले जाकर हंडी में रख दो, अफसरों की सलाह हुई है, इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, अब मेरे बस की बात नहीं। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर में चले गए थे। ये तीनों आदमी बातें करते उसके बगल वाले कमरे में गए। देवी दिन ने दरोगा की बात सुनी तो उसकी भौहें तिरछी हो गई। बोला, दरोगा जी, मर्दों की एक बात होती है, मैं तो यही जानता, मैं रुपए लाया आपके हुक्म से, आपको अपना कॉल पूरा करना पड़ेगा, कह के मुकर जाना नीचों का काम है। इतने कठोर शब्द दरोगा जी को भनना जाना चाहिए था, पर उन्होंने जरा भी बुरा ना माना। हंसते हुए बोले, भाई अब चाहे नीच कहो चाहे दगाबाज, पर हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। ऐसे शिकार रोज नहीं मिलते। कॉल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दरोगा के हंसने से देवी दिन और भी तेज हुआ। तो आपने कहा किस मुंह से था? कहा तो इसी मुंह से था, लेकिन मुंह हमेशा एक सा नहीं रहता। इसी मुंह से जिसे गाली देता हूँ, इसी मुंह से उसकी तारीफ भी करता हूँ। तो मूछें मुड़वा लीजिए बड़ी खुशी से। नियत तो मेरे पहले ही थी, पर शर्म के मारे ना मुड़वाता था। अब तुमने मेरा दिल मजबूत कर दिया। देवी दिन, हंसिए मत दरोगा जी, आप हंसते हैं तो मेरा खून जला जाता है। मुझे चाहे जेल क्यों ना जाना पड़े, लेकिन कप्तान साहब से जरूर कह दूंगा 2 टके का आदमी आपके अखबार में बड़ी अफसरी तक पहुंच गया। अरे यार, कप्तान साहब से मेरी शिकायत करोगे? जी हाँ।